सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे भ्रूण का विकास, और हमने सबसे पहले लिया था द्विबीजपत्री भ्रूण जो है, द्विबीजपत्री पादप के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है इसके बारे में। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक है। द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री दो प्रकार के पादप होते हैं, और इनके बारे में आपने पढ़ा है कि जिन बीजों के अंदर, जिन पादप के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं वो द्विबीजपत्री, और जिनके अंदर एक बीजपत्र होगा वो कौन से होंगे, एकबीजपत्री पादप कहलाएंगे। तो द्विबीजपत्री जैसे चना, मटर या दाल जो होती है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भ्रूण का विकास, अब ध्यान से देखना, लास्ट वीडियो में आपको बताया था निषेचन पश्य की घटनाएं। तो निषेचन पश्य की जो घटना थी, निषेचन पश्य की घटनाओं में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है युग्मनज निर्माण, युग्मनज निर्माण, और एक आता है भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन या भ्रूण का विकास, ये कहलाता है। तो युग्मनज निर्माण हमने पढ़ लिया था कि अंडकोश का और द्वितीय नरयुग्मक केंद्रक जो होते हैं उनके आपस में मिलने से किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। अब हम दूसरा देख रहे थे, कौन सा, भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव के बारे में देख रहे थे। तो हमको मालूम है कि भ्रूण का निर्माण जो होता है वो किससे होगा, युग्मनज से होगा। भ्रूण का निर्माण युग्मनज से होगा। अब इसी क्रिया को हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक बार 2 मिनट में फटाफट हम लोग वो क्रिया देख रहे हैं किस किस प्रकार से कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखो, सबसे पहले आपको ये बताया था कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जो है इसका अध्ययन मेस्टीन या हेस्टीन नाम का वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कैप्सिला वर्सा पेस्टोरिस, लास्ट वीडियो में लिखा था उसका नाम, पीडीएफ में नोट्स में आपके में है ये, कैप्सिला वर्सा पेस्टोरिस, ये एक पादप का नाम था जो कि क्रूसीफेरी कुल, सरसों जिस कुल में आती है उस कुल का पादप है, उसमें इसका अध्ययन किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये देखा था कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो युग्मनज जो होता है ना, भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर युग्मनज, ये कैसी कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है युग्मनज। युग्मनज जो होता है वो अपने आकार में वृद्धि करेगा, और आकार में वृद्धि करके ये क्या कहलाएगा, ऊस्पोर कहलाता है, या हिंदी में इसको निषिक्तांड के नाम से जानते हैं, निषिक्तांड या ऊस्पोर के नाम से इसको जानते हैं। अब क्या होता है, इस ऊस्पोर में एक अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, अनियमित समसूत्री विभाजन, और अनियमित समसूत्री विभाजन से 2 प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी, ऊपर वाली जो कोशिका होती है इसको तो बोलते हैं एपिकल सेल, एपिकल सेल के नाम से, या इसको CA भी बोलते हैं, सेल ऑफ एपिकल के नाम से, और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं हम बेसल सेल के नाम से, बेसल सेल, या इसको CV भी बोला जाता है, ये आपको बताया था। दूसरा, एपिकल सेल ध्यान रखना निभाग की ओर होती है, और बेसल सेल बीजांड द्वार की ओर होती है। तीसरी चीज कि इन दोनों के अंदर क्या होता है, साथ साथ विभाजन होता है, दोनों साथ साथ विभाजित होंगी, लेकिन अपने समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक कोशिका को लेते हुए चल रहे हैं, एक एक कोशिका को। तो देखो, सबसे पहले हम कौन सी कोशिका, बेसल सेल को लेके चल रहे हैं। चलो, बेसल सेल जो होती है ना, बेसल सेल के अंदर क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 1 से 2 कोशिकाएं ये बन गई, ठीक है। नीचे ऊपर वाली जो कोशिका होती है इसको हाइपोफिशियल सेल, और नीचे वाली जो होती है इसको हॉस्टिरियल सेल के नाम से जानते हैं। बेसल सेल जो होती है ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो रही है, 2 कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। और इनका नाम क्या होता है, नीचे वाली कोशिका जो होती है इसको हॉस्टिरियल सेल, और ऊपर वाली जो कोशिका होती है इसको हाइपोफिशियल सेल के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं हो गई। एपिकल सेल, देखो एपिकल सेल में अभी हमने नहीं देखा इसमें विभाजन हो रहा है, एपिकल सेल को हम बाद में पढ़ते हुए चलेंगे। अब क्या होता है, इस हॉस्टिरियल सेल में कोई भी विभाजन नहीं होता है, ठीक है।
इस हॉस्टेरियल सेल के अंदर कोई भी विभाजन नहीं होगा, और ये जो हॉस्टेरियल सेल होगी ना, ये बाद में क्या कहलाती है, हॉस्टीरिया कहलाती है। हॉस्टीरिया का मतलब होता है ये चूष्कांग कोशिका की तरह कार्य करेगी। तो ध्यान से सुनना कि चूष्कांग का निर्माण बेसल कोशिका की सबसे निचली या अग्रस्त कोशिका जो होती है उससे होता है। दूसरी बात, हाइपोफिशियल सेल की हम बात कर रहे हैं। ये हाइपोफिशियल सेल जो होती है ना, ये कई सारे समसूत्री विभाजन करती है, कई सारे, और ये क्या करती है, लगभग 6 से 10 कोशिकाएं बना लेती हैं, 6 से 10। 1 2 3 4 5 6 7, और ये नीचे की ओर क्या होगी, हॉस्टेरियल सेल। ठीक है, ये तो हॉस्टेरियल सेल हो गई। ये पूरी जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर के नाम से, सस्पेंसर, या इसको बोलते हैं निलंबक के नाम से भी जानते हैं, सस्पेंसर या निलंबक इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद में आगे कि ये सस्पेंसर की ऊपरी जो कोशिका होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल, हाइपोफाइसिस सेल के नाम से जानते हैं। ये वाली हाइपोफाइसिस सेल, ये हाइपोफाइसिस सेल जो होती है ना, ये किसका निर्माण करेगी, मूलगोप और चूष्कांगों का निर्माण करेगी। ध्यान रखना, हाइपोफाइसिस सेल जो होती है, आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हाइपोफाइसिस सेल जो होती है, ये हाइपोफाइसिस सेल किसका निर्माण करेगी, चूष्कांग का और मूलगोप का निर्माण या रूट कैप का निर्माण करेगी। अच्छा, अब आ जाओ किस पे, एपीवेसल सेल पे। देखो एपीवेसल सेल में क्या होता है, एपीवेसल सेल में ध्यान से सुनना, ये जो निलंबक होता है ना, ये बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होता है। सस्पेंसर जो होगा बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होगा, और एपिकल सेल ऊपर की ओर होती है। इस एपिकल सेल में क्या होता है, 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, 2 उदग्र विभाजन होते हैं। ध्यान से सुनना, या तो ये कह सकते हैं कि एक अनुदैर्घ्य विभाजन और एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अथवा ये कह सकते हैं कि इस कोशिका के अंदर, ये जैसे एपिकल सेल है तो इसके अंदर 2 वर्टिकल, एक तो इस प्रकार से, लेकिन दूसरा वर्टिकल डिवीजन जो होगा वो पहले वाले के समकोण पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एपिकल सेल में एक तो अनुदैर्घ्य विभाजन होगा और एक कैसा होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो एपिकल सेल जो है, इस एपिकल सेल में 2 उदग्र विभाजन होंगे। पहले उदग्र विभाजन से क्या होगा, एपिकल सेल किस में बदल जाती है, डायड में बदल जाती है। एपिकल सेल किस में बदली, डायड में, अर्थात द्विक में बदल जाती है, एक द्विक में बदलेगी। फिर सेकेंडरी वर्टिकल डिवीजन से इस प्रकार से ये किस में बदल जाती है, क्वाड्रेट में बदल जाती है, क्वाड्रेट, या इसको टेट्राड भी बोलते हैं, या चतुष्क के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये ऑक्टेन यहाँ पे बन गया, क्वाड्रेट यहाँ बन गया, ये 4 कोशिकाएं ये बन गई, 1 2 3 4। ठीक, अब ये जो क्वाड्रेट होता है ना, जो ये चतुष्क होता है, ये गोल गेंदनुमा संरचना के रूप में होता है। अब किसी भी गेंद को आप काटना, बीच में से कहीं से भी काट लेना, उस गेंद के क्या होंगे, 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, इसमें एक फिर से अनुदैर्घ्य विभाजन होगा, एक लंबवत विभाजन होता है, बीच में से एक लंबवत विभाजन होगा। तो 4 कोशिकाएं आगे और 4 कोशिकाएं पीछे की ओर रह जाएंगी। जैसे मेरा ये हाथ है ना, इसमें इस प्रकार से यदि इसको काटें बिल्कुल बीच में से, यहाँ से, तो ये उंगलियों के 4 भाग आगे और 4 भाग कहाँ हो जाएंगे, पीछे की ओर। तो चतुष्क से किसका निर्माण हो जाता है, 8 कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है, अर्थात ऑक्टेंट का निर्माण हो जाता है, ऑक्टेंट का निर्माण हो गया। ठीक, ये जो एपिकल सेल होती है ना, इसी को हम प्राइमोर्डियल एम्ब्रियोनल सेल के नाम से जानते हैं, या प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक,
और ये जो चतुष्कनुमा संरचना होती है, चतुष्क जो बना था, इस चतुष्क को या द्विक को या ऑक्टेंट को भी हम प्राथमिक भ्रूण के नाम से जानते हैं। ध्यान दे लेना कि प्राथमिक भ्रूण आ जाए या कोशिका आ जाए तो एपिकल सेल, इन दोनों कोशिकाओं में से पूछे ना कि बेसल सेल या एपिकल सेल, दोनों में से कौन सी भ्रूणीय कोशिका होती है, प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका, तो एपिकल सेल। ठीक है, या डायड आ जाए, टेट्राड आ जाए, ऑक्टेंट आ जाए, ये भी क्या होंगे, प्राथमिक भ्रूण होंगे। अब क्या है, इस एपिकल सेल्स में 4 से 8 कोश की अवस्था आ गई, ऑक्टेंट वाली अवस्था आ गई, या इसको बोलते हैं हम अष्टांशक के नाम से, हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टांशक। अब क्या होगा देखो आगे कि ये 8 कोश की अवस्था जो होती है ना, ये 8 कितने हो गए, 8 कोश की अवस्था, यहाँ बना रहा हूँ इसको, ये 8 कोश की अवस्था जो है, इसमें एक पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, अर्थात एक क्या होगा, परिधीय विभाजन होगा, परिधि की ओर विभाजन होता है। और परिधि की ओर विभाजन होने से देखो यहाँ पे 2 कोशिकाएं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब 8 कोशिका से कितनी बन जाती हैं, 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से हो जाएंगी ये कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार की ये कोशिकाएं हो जाती हैं, जिसमें 8 अंदर की ओर और 8 कहाँ होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। और इस 8 कोश की 16 कोश की जो संरचना होती है ना, इसी को हम ग्लोब्यूलर भ्रूण के नाम से जानते हैं, या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के नाम से जानेंगे। और लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो होता है ना, इसमें 3 प्रकार के हिस्टोजन लेयर का निर्माण होगा। मतलब 3 हिस्टोजन से मतलब होता है ऊतकीय स्तर। ऊतकों को क्या बोलते हैं ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो 3 प्रकार के इस एम्ब्रियो के अंदर 3 प्रकार के क्या होते हैं, हिस्टोजन लेयर होते हैं, जिसमें सबसे बाहर की ओर कौन सा होता है, डर्मेटोजन लेयर होता है। देखो इस प्रकार से, तो बाहर वाला जो लेयर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डर्मेटोजन लेयर, प्लीरोम, ठीक और पेरिरोम, ये 3 प्रकार के क्या बनते हैं, लेयर बनते हैं। अब सुनना आगे कि इस ऑक्टेंट के अंदर, ध्यान से सुन लेना, इस ऑक्टेंट की जो कोशिकाएं होती हैं ना, इन्हीं कोशिकाओं से किसका, प्रांकुर का और मूलांकुर का निर्माण होगा। फिर से ध्यान से सुन लेना, ये जो ऑक्टेंट की कोशिकाएं हैं, ऑक्टेंट की 4 कोशिका ऊपर की और 4 कोशिका नीचे की हैं। ठीक है, ये बाहर वाली तो कौन सी हैं, डर्मेटोजन सेल्स हैं। इन डर्मेटोजन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, कई सारे अपनद विभाजन होते हैं। मतलब ये कई सारे भागों में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कई भागों में ये बढ़ जाएंगी इस प्रकार से। और इनके लेयर कई परिणत और अपनद विभाजन होंगे, इनके बाहर की ओर कई सारे क्या बन जाएंगे, आवरण बन जाएंगे। लेकिन अंदर की ओर जो ये ऑक्टेंट है ना, इस ऑक्टेंट की ध्यान रखना, इसी ऑक्टेंट से वेस्कुलर बंडलों का निर्माण होगा, इसी से पिथ बनेगी। ठीक है, इसी से क्या नाम है, कैम्बियम का निर्माण होगा, अंदर वाले भाग से ही। तो इसमें 8 कोशिकाएं हैं। 8 कोशिकाओं में से ध्यान देना, ये जो हाइपोफाइसिस सेल होती है, इस हाइपोफाइसिस सेल के पास वाली ये 4 कोशिकाएं, ये वाली 4 कोशिकाएं, ये हाइपोफाइसिस सेल है।
इस हाइपोफाइसिस सेल के पास वाली ऑक्टेंट की 4 कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग हाइपोवेसल सेल के नाम से जानते हैं। हाइपोवेसल सेल, ठीक है। हाइपोवेसल सेल कौन सी होती हैं? ऑक्टेंट की 4 कोशिकाएं जो कि हाइपोफाइसिस कोशिका के समीप होती हैं। और ऑक्टेंट की ये वाली जो 4 कोशिकाएं हैं जो इस हाइपोफाइसिस से ऊपर की ओर हैं, दूर हैं, ये वाली, इनको बोलते हैं हम एपीवेसल सेल। एपीवेसल सेल, ठीक है। अब इस एपीवेसल सेल जो होती है ना, इस एपीवेसल सेल से तो प्रांकुर और बीज पत्रोपरिक का निर्माण होगा। 2 चीज ध्यान रखना, पिछली वीडियो में भी बताया था कि एपिकल सेल जो होती है, एपिकल सेल से प्रांकुर और किसका निर्माण होगा? बीज पत्रोपरिक का निर्माण होगा। जबकि हाइपोवेसल सेल जो होती है, इस हाइपोवेसल सेल से मूलांकुर और बीज पत्राधार का निर्माण होता है, ठीक है। 3 चीज हो गई यहाँ पे। हाइपोफाइसिस, देखो 4 चीजें कि चूष्कांग का निर्माण किससे होता है? हॉस्टिरियल सेल से होता है या हॉस्टिरिया सेल से होगा चूष्कांग का निर्माण। और निलंबक की सबसे अग्रस्त या दूरस्थ कोशिका होती है ये, ठीक है। और ऑक्टेंट के पास वाली निलंबक की जो कोशिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। इस हाइपोफाइसिस से मूलांकुर, शीर्ष और मूल गोप का निर्माण होगा। दोनों बता दिए थे आपको पिछली वीडियो में। अगला एपीवेसल सेल, ये जो 4 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से आगे चल के प्रांकुर और बीज पत्राधार का निर्माण होगा। और हाइपोवेसल सेल जो है, इस हाइपोवेसल सेल से मूलांकुर और एपीवेसल सेल से प्रांकुर और बीज पत्रोपरिक का निर्माण होगा। जबकि हाइपोवेसल सेल से किसका निर्माण होगा? मूलांकुर और बीज पत्राधार का निर्माण होता है। इनको अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो होता है ना, आगे ध्यान देना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो किस में बदल जाएगा? आगे चल के हार्ट शेप में बदल जाता है। हार्ट शेप में। हार्ट की आपने संरचना पढ़ी होगी, लास्ट ईयर आपने पढ़ी होगी कि हार्ट जो होता है ना, वो 2 भागों में रहता है, दाएं और बाएं भाग में, ठीक है। दाएं भाग के आलिंद और निलय होंगे और बाएं भाग के आलिंद और निलय होते हैं। बायां भाग छोटा होता है, दायां भाग बड़ा होता है, ठीक है। तो हार्ट शेप में ये बदलते हुए जाएंगे। इन कोशिकाओं में क्या होगा? विभाजन होता हुआ जाएगा और इस प्रकार से लगभग इस प्रकार की संरचना इसमें बनती हुई जाएगी। यहाँ पे ये कोशिकाएं बनती हुई जाएंगी। ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे प्राक भ्रूण का निर्माण होता हुआ जाएगा। अब सुनो आगे कि ये आगे संरचना पूरी बढ़ती हुई जाएगी तो हार्ट शेप में ये बदलता हुआ जाएगा और हार्ट शेप जो होती है ना, हार्ट शेप से ये किस में बदल जाएगा? टर्पीडो शेप। टर्पीडो शेप जो होती है इसमें बदलता हुआ जाता है इस प्रकार से। ये आगे चल के इस प्रकार की संरचना में बदलता हुआ जाएगा अर्थात। और ये 2 भाग जो होते हैं ना, ये दोनों भाग किसका? उसका
दो बीज पत्रों का निर्माण करते हुए जाएंगे। ये दोनों भाग जो होते हैं बीज पत्रों का निर्माण करते हुए जाएंगे और इनके बीच में क्या होता है, प्रांकुर। यहाँ पे क्या होती है, भ्रूणीय अक्ष होती है। इस भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला जो भाग होगा, ध्यान से सुन लेना, ये किताब के अंदर चित्र है, ये पूरा भरा हुआ है, इसको पूरे कोशिकाओं से भरा हुआ दिखाना है, ठीक है। ये भ्रूणीय अक्ष होती है। भ्रूणीय अक्ष के नीचे का जो भाग होगा, नीचे का भाग, वो तो क्या होगा, मूलांकुर। वो किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर और बीज पत्राधार का निर्माण करेगा। और इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का जो भाग होता है, ये किसका निर्माण करेगा, प्रांकुर का निर्माण करेगा और ढकने वाले बीज पत्रोपरेख, बीज पत्रोपरेख का निर्माण करेगा। ठीक है। आगे चल के ये क्या हो जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं और कर्व शेप से दो बीज पत्र हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ये भ्रूण का क्या हो गया, विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बार फिर से देख लेना क्या है कि युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज ने खाद्य पदार्थों को संचय किया, आकार में वृद्धि करी और किसका निर्माण किया, ऊस्पोर कहलाया। इस ऊस्पोर के अंदर एक क्या हुआ, अनियमित अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनी, एपिकल सेल एंड बेसल सेल। बेसल सेल बीजांड द्वार की ओर, एपिकल सेल निभाग की ओर होती है। अब बेसल सेल के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, हाइपोफिशियल सेल और हॉस्टिडियल सेल का निर्माण हुआ। हॉस्टिडियल सेल में कोई विभाजन नहीं होता है, ये चूषकांग का काम करती है। और हाइपोफिशियल सेल जो होती है वो 6 से 10 कोशिकाओं के एक लंबे या 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रैखिक क्रम में जमा होकर एक सस्पेंसर का निर्माण करती हैं। इस सस्पेंसर का काम क्या होता है ये नहीं बताया आपको। सस्पेंसर का काम होता है, जो यहाँ प्राग भ्रूण बनता है ना, इस प्राग भ्रूण को भ्रूण कोश के अंदर की ओर धकेलने का काम होता है, अंदर की ओर धकेलने का। जैसे देखना एक मिनट, ये क्या था, भ्रूण कोश था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनी थी, अंडकोश का। ध्यान से देखना, अंडकोशिका से द्वितीयक नरयुग्मक केंद्रक मिला और इसने मिलके यहाँ पे क्या बना दिया, पहले जाइगोट का निर्माण किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, तृतीयक केंद्रक था, 3n केंद्रक था यहाँ पे। और इस केंद्रक ने यहाँ पे किसका निर्माण किया, इस पूरे के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण कर लिया, भ्रूणपोष का। ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए जाना। अब ये युग्मनज भी साथ साथ क्या होगा, विभाजित होगा। तो इस युग्मनज से ये वाली स्ट्रक्चर बनती हुई चलेगी, ठीक है। तो मान के चलना यहाँ पे ऑक्टेंट है, ये ऑक्टेंट का निर्माण हो गया और इसके नीचे ये क्या होगा, सस्पेंसर की कोशिकाएं होंगी, सस्पेंसर होगा। तो सस्पेंसर का काम होता है कि ये भ्रूणीय संरचना जो होती है ना, प्राग भ्रूण, ये नीचे की ओर नहीं चला जाए, इसको क्या करना, इसे भ्रूणपोष में ऊपर की ओर भेजने का काम होता है। जैसे गाड़ियों में सस्पेंसर होते हैं लगे हुए, उन सस्पेंसर का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्रेकर आता है, कोई गड्ढा आएगा, गाड़ी नीचे को दबेगी ना, जैसे ही शॉकर देखे होंगे बाइकों के अंदर, स्कूटी के अंदर, तो जैसे ही नीचे की ओर दबेगी तुरंत वो सस्पेंसर क्या करेंगे, ऊपर की ओर गाड़ी को उठा देंगे, वापस उसी पोजीशन में भेजने का काम करेंगे शॉकर जो होंगे। तो ये भी एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। चूषकांगों का तो निर्माण कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये किसका निर्माण कर रहे हैं, प्राक भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलने का काम करते हैं। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और फिर ध्यान देना कि एपिकल सेल जो होती है उसमें दो वर्टिकल डिवीजन से किसका निर्माण हुआ, क्वाड्रेट का, और क्वाड्रेट से किसका निर्माण हुआ है, ऑक्टेंट का निर्माण हुआ है। ऑक्टेंट में एक परिणत विभाजन से 8 कोशिकाएं और बन गई, तो बाहर वाला जो लेयर होता है वो डर्मेटोजन लेयर कहलाएगा, ठीक है। अंदर वाली 4 कोशिकाएं जो इस ऑक्टेंट की 4 कोशिकाएं जो होती हैं, जो कि हाइपोफाइसिस के समीप होती हैं, वो हाइपोबेसल सेल कहलाएंगी, और जो दूर होती हैं वो एपीबेसल सेल कहलाएंगी। एपीबेसल सेल से प्रांकोर और बीज पत्रोपरिक का निर्माण होगा, और हाइपोबेसल सेल से मूलांकोर और बीज पत्राधार का निर्माण होता है, ठीक है। फिर आगे चल के इनकी स्थिति में और परिवर्तन होगा, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, इस प्रकार से इनकी संरचनाएं क्या होंगी, बढ़ती हुई जाएंगी।
और ये जो ऑक्टेंट की संरचना, ऑक्टेंट टाइप संरचना है, इसमें हृदय की आकृति के समान संरचना बन जाएगी और आगे चल के ये किस में बदल जाएगी, टर्पीडो शेप में बदल जाएगी। टर्पीडो शेप के अंदर मतलब बी शेप के अंदर बदल जाती है और आगे चल के ये किस में बदल जाएगी, ये जो संरचना होती है ये किसके, दो बीज पत्रों का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। आगे होगा सर समझ में। अच्छा देखो, भ्रूणपोष जो है, अब ये तो हो गया किसके बारे में, द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में। इसी के साथ में हम लोग देख रहे हैं एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। सिंपल है, इसको एक बार देख लो, एक बार इसका चित्र दिमाग में बैठा लेना, कौन सी कोशिका कहाँ आ रही है। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में हमें ये देखना है, बेसल सेल में कोई काम नहीं आएगी, पुटका के रूप में रहती है, कोई विभाजन नहीं होंगे, केवल एपिकल सेल से ही हमारा पाला पड़ेगा वहाँ पे एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में। ठीक है, तो फटाफट इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लो फटाफट एक बार। आपके लिए द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की जो पीडीएफ मिली है ना, पीडीएफ के अंदर जो डायग्राम है वो केवल और केवल ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है वहाँ तक के बना के दिए हैं। आपको टर्पीडो और हार्ट शेप जो है वो बुक में से खुद बनानी है, दो डायग्राम उसमें से खुद आपको बनाने हैं, हार्ट शेप का और टर्पीडो का। ठीक है, अब है एकबीजपत्री भ्रूण का विकास। देखो, एकबीजपत्री भ्रूण जो होता है ना, एकबीजपत्री भ्रूण की सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है, ध्यान से सुन लेना, कि इनके अंदर एक संरचना पाई जाती है स्कूटेलम नाम की। स्कूटेलम नाम की एक संरचना पाई जाती है जो एकबीजपत्री पादपों के भ्रूणों के विकास का मुख्य लक्षण होता है, पहली बात। दूसरा ये पता है आपको कि एकबीजपत्री भ्रूण जो है, एकबीजपत्री भ्रूण के अंदर केवल और केवल एक बीजपत्र बनेगा, दो नहीं बनेंगे, वहां पे एक बीजपत्र बनेगा और उसी एक बीजपत्र के अंदर भ्रूण जो होगा वो सुरक्षित रहेगा। अब देखो आगे कि क्या होता है, प्रक्रिया वही है, एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया वही रहेगी कि युग्मनज जो होता है ना, युग्मनज क्या करता है, अपने आकार में वृद्धि करता है और आकार में वृद्धि करने पे ये क्या कहलाएगा, ऊस्पोर कहलाता है, ऊस्पोर। ठीक है, या निषिक्तांड कहलाएगा। अब इस निषिक्तांड में क्या होता है, वही एक अनियमित विभाजन होता है और अनियमित विभाजन होने से दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। ऊपर वाली कोशिका जो होती है इसको तो क्या बोलते हैं, एपिकल सेल के नाम से,
जो किसकी ओर होगी, निवाहक की ओर होगी। और नीचे वाली जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं बेसल या आधारीय सेल के नाम से जानते हैं, जो बीजांड द्वार की ओर होगी। दोनों में सेम था ना, द्विबीजपत्री में और एकबीजपत्री, यहाँ तक की प्रक्रिया दोनों में सेम थी। ठीक है, अब सुनो, अब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बेसल सेल की। तो एक चीज ध्यान रखना, इसकी बेसल सेल में किसी भी प्रकार का अब कोई विभाजन नहीं मिलेगा, कोई विभाजन नहीं मिलेगा। और ये बेसल सेल जो होती है वो एक पुटिका की तरह कार्य करती है, एक पुटिका की तरह काम करेगी। और पुटिका का आपको पता ही है कि पुटिका जो होती है ना उसके अंदर जल ज़्यादा भरा हुआ होता है प्रारंभ में। तो अब सुनो, अब रह कौन सी गई हमारे पास में, एपिकल सेल। अब एपिकल सेल की बात करें तो एपिकल सेल जो होती है ना इसमें विभाजन से, दो विभाजन से तीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो विभाजन से तीन कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये तीन कोशिकाएं हो गई और ये नीचे की ओर ये बेसल सेल हो गई। सीबी, सीबी का मतलब होगा सेल ऑफ बेसल, आधार की कोशिका। ठीक, अब सुनो, ऊपर वाली कोशिका जो होती है इसको तो बोलते हैं हम शीर्ष कोशिका, सीड्स। बीच वाली जो होगी इसको बोलेंगे मध्य और इसको बोलेंगे अंतः कोशिका के नाम से जानेंगे। एपिकल सेल में दो विभाजन होने से तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो गया। पुटिका के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, और तीन कोशिकाओं में सबसे ऊपर की जो कोशिका है उसको शीर्ष कोशिका, बीच वाली को मध्य कोशिका और सबसे नीचे वाली जो कि पुटिका के ऊपर होती है इसको अंतः कोशिका के नाम से या भीतरी कोशिका के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को शायद परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है सुनो, ये शीर्ष कोशिका जो होती है ना, इस शीर्ष कोशिका में पहले एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। ठीक है, और फिर अनुप्रस्थ विभाजन से या किसका निर्माण हो जाएगा, चतुर्थांश का निर्माण हो जाएगा, क्वाड्रेट बन जाता है। शीर्ष कोशिका में विभाजन से किसका निर्माण हो गया, क्वाड्रेट का निर्माण हो गया, एक चतुर्थांश बन गया, चतुष्क बन गया यहाँ पे। अब रह कौन सी गई, मध्य वाली कोशिका। मध्य वाली जो कोशिका होती है इस मध्य कोशिका में एक क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो मध्य वाली कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये कितने भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्टेंट की ओर है और एक कहाँ है, नीचे की ओर अर्थात पुटिका की ओर है, अंत उसके ऊपर है। हाँ, देखो दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई, एक ऊपर वाली कोशिका और एक नीचे वाली कोशिका बन गई। अब ध्यान से सुनना, ये दो कोशिका यहां बन गई। ठीक है, अब इस मध्य कोशिका की, इस मध्य कोशिका को हम बाहर निकाल के पढ़ रहे हैं, इस वाली कोशिका को, केवल इस कोशिका को, इसके ये दो भाग कर दिए। ठीक है, दो भाग। इस मध्य कोशिका की जो ऊपरी कोशिका होती है, ये वाली ऊपरी कोशिका जो होती है, इस कोशिका से तो किसका निर्माण होगा, प्रांकुर का निर्माण होगा, बीज पत्राधार का निर्माण होगा। ठीक है, प्रांकुर बीज पत्राधार का निर्माण होगा इसी कोशिका से। और नीचे वाली जो ये कोशिका होती है ना, ये क्या करती है, एक छोटे से निलंबक का निर्माण करेगी। दोनों कोशिकाओं को ध्यान से सुनना, मध्य कोशिका की ऊपरी कोशिका जो होती है, इस ऊपरी कोशिका से किसका निर्माण होगा, प्रांकुर का निर्माण होगा। जबकि निचली कोशिका जो होती है ये किसका निर्माण करेगी, एक छोटे से निलंबक का निर्माण करेगी। जैसे द्विबीजपत्रियों में बड़ा निलंबक था ना, लेकिन इसमें निलंबक बड़ा नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, नाम मात्र का होता है। ठीक,
और ये निलंबक जो होगा ये किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर का निर्माण करेगा, मूलांकुर और मूलांकुर शीर्ष का निर्माण करेगा, मूलांकुर और मूलांकुर शीर्ष का। इसके अलावा बीज पत्राधार का भी क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब आगे की बात ध्यान से सुनना, इसी में यहीं पे कि जो ये ऊपरी कोशिका है, मध्य कोशिका की जो ये ऊपरी कोशिका होती है ना, इस ऊपरी कोशिका में क्या होगा, एक परिणत विभाजन होता है। इस प्रकार से पार्श्वीय विभाजन होगा, परिणत पार्श्वीय विभाजन हुआ, और पार्श्वीय विभाजन होने से यहाँ पे कितनी कोशिका बन गई, अब 2 कोशिका बन गई, 2 कोशिकाएं, ये 2 कोशिकाएं बन गई। इनमें यहाँ पे जहाँ पे ये विभाजन हुआ है, ये वाली जो कोशिका होती है परिणत कोशिका, ये किसका निर्माण करेगी, स्कूटेलम का निर्माण करती है, स्कूटेलम का निर्माण करेगी। और ये वाली जो कोशिका होती है ये किसका निर्माण करेगी, प्रांकुर का निर्माण करती है, या बीज पत्राधार का निर्माण करती है। फिर से सुन लेना एक बार कि जायगोट, जायगोट से किसका निर्माण हुआ, ऊस्पोर का। जायगोट ने अपने आकार में क्या करी, वृद्धि करी, ऊस्पोर का निर्माण हुआ। इस ऊस्पोर में विभाजन हुआ, जिससे ऊपर वाली कोशिका कैसी बनी, एपिकल, और नीचे वाली बेसल सेल। बेसल सेल में कोई विभाजन नहीं होता है, ये पुटका की तरह काम करती है बेसल सेल। अब ऊपरी एपिकल सेल जो है ना, एपिकल सेल में 2 विभाजन होने से 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 3 कोशिकाओं में सबसे ऊपरी कोशिका कौन सी होती है, शीर्ष कोशिका, बीच वाली कौन सी होती है, मध्य, और सबसे निचली जो होती है वो होती है अंतः कोशिका होती है। ठीक है। अब शीर्ष कोशिका में क्या होता है, पहले डायड का निर्माण होगा, मतलब 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर उसके बाद में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और 4 से फिर किसका हो जाएगा 8 का निर्माण हो जाएगा, मतलब ऑक्टेंट का निर्माण हो जाएगा। इसमें मध्य कोशिका जो होती है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं बनी। और ये 2 कोशिकाएं जो होती हैं ना, इनमें ऊपरी कोशिका, ये वाली जो कोशिका होती है, ये तो किसका निर्माण करेगी, प्रांकुर का निर्माण करेगी। ठीक है, या बीज पत्रोपरिक का निर्माण करेगी। और निचली जो कोशिका होती है ये छोटे से निलंबक का निर्माण करती है, छोटे से निलंबक का। और निलंबक जो होता है ना, वो मूलांकुर या मूलांकुर शीर्ष का या बीज पत्राधार का निर्माण करेगा, ये ध्यान रखना। और ये आपको पीडीएफ में भी अच्छी तरह एक एक लाइन में लिखी हुई मिल जाएगी, अच्छे डायग्राम है उसमें। ठीक है। अब ये वाली जो कोशिका है, ये वाली ऑक्टेंट के जस्ट नीचे वाली कोशिका, ये इसमें क्या होता है, एक पार्श्वीय परिणत विभाजन होता है। ठीक है। और पार्श्वीय परिणत विभाजन से ये जो परिणत कोशिका होती है ये किसका निर्माण करेगी, स्कूटेलम का। मतलब पार्श्व में ये क्या करती है, एक अतिवृद्धि बनाएगी। इस प्रकार से विभाजन करके ये पार्श्वीय कोशिका एक अतिवृद्धि बनाएगी इस प्रकार से। और ये धीरे धीरे क्या करती हुई जाएगी, वृद्धि करती हुई जाएगी, ये धीरे धीरे वृद्धि करती जाएगी। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, भ्रूणीय अक्ष। स्कूटेलम जो होता है ना, स्कूटेलम के जुड़ाव स्थल, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ चित्र बड़ा बना रहे हैं कि ये स्कूटेलम है, ये परिणत कोशिका से जो ये संरचना बन रही है, स्कूटेलम बन रहा है, ये स्कूटेलम हो गया। और स्कूटेलम जहाँ जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ पे ये जुड़ रहा है, तो जुड़ाव स्थल पे क्या होती है, भ्रूणीय अक्ष होती है, भ्रूणीय अक्ष। तो भ्रूणीय अक्ष कहाँ हो गई, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ देख लिया कि ऊपरी कोशिका में परिणत कोशिका से स्कूटेलम बनाए, और स्कूटेलम का जो ये जुड़ाव स्थल है ना, यहाँ पे क्या होती है, भ्रूणीय अक्ष होती है। इस भ्रूणीय अक्ष से ऊपर वाला जो ये भाग होगा, ये वाला भाग, ये भाग तो किसका निर्माण करेगा, प्रांकुर का निर्माण करता है, ये भाग प्रांकुर का। और निचला जो ये भाग होगा, ये वाला, ये किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर का निर्माण करता है, मूलांकुर और मूल शीर्ष का निर्माण करता है। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में शायद, फिर से सुन लेना कि ये जो मध्य कोशिका होती है ना, मध्य कोशिका ने विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाई, 2 कोशिकाएं बना ली।
दो कोशिकाओं में एक ऊपरी और एक निचली कोशिका। निचली कोशिका जो होती है ना, ये तो किसकी तरह काम करती है, निलंबक की तरह काम करती है, निलंबक या सस्पेंसर की तरह काम करेगी, और मूलांकोर सीड्स का निर्माण करेगी। दूसरा, ये परिणत कोशिका स्कूटेलम का निर्माण करेगी। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों की मुख्य विशेषता होता है ये भ्रूणीय अक्ष को क्या, ये भ्रूणीय अक्ष से क्या रहता है, जुड़ा। जहां पे स्कूटेलम जुड़ा होगा, स्कूटेलम का जुड़ाव स्थल क्या होगा, भ्रूणीय अक्ष। और भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला जो भाग होगा इसको हम प्रांकुर और प्रांकुर चोल के नाम से जानते हैं। और भ्रूणीय अक्ष से नीचे का जो भाग होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, मूलांकुर या मूलांकुर चोल के नाम से जानते हैं। बस ये ध्यान रखना है। और इसमें हृदय नुमा संरचना नहीं बनती है, ये केवल एक ही अवस्था में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री के नाम से जानते हैं। जैसे आपने जौ या गेहूं के अंदर देखा होगा, उसमें स्कूटेलम लंबे से उसमें तंतु से निकले हुए रहेंगे, गेहूं जौ इनके अंदर आपने, तो वो स्कूटेलम नाम की संरचना होती है जो उनको क्या रहती है, ढके हुए रहती है। घास कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। ठीक है, या ग्रेमनी कुल के जो पादप होते हैं उनमें भी ये विशेषता पाई जाएगी। तो ये एक बीजपत्री भ्रूण का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक, तो दो हो गए आपके पास में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो, जिन बच्चों के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये दोनों समझ में नहीं आए हों वो एक बार कमेंट्स करके जरूर बता देना। ठीक है, कमेंट्स की लाइन तो आपकी खुली रहती हैं, या कॉल करके बता देना। इनको दोबारा से फिर से एक बार और अच्छे ढंग से इनको एक बार और बता देंगे। ठीक है, कुल मिला के ऐसा मत समझना ये समझ में नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा सा टफ है, पर ऐसा नहीं है कि समझ में आएगा ही नहीं। हम सिस्टम से चलेंगे ना तो हर चीज़ सरल है हमारे लिए, सारी चीज़ सरल है, कोई चीज़ टफ है ही नहीं। चाहे वो इतनी सी हो, चाहे वो इतनी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का क्या हुआ है, विकास या कंप्लीट है। अब इसके बाद में देखो, भ्रूण कोश हमने पढ़े थे तीन प्रकार के कौन कौन से, मुक्त केंद्रकीय, माध्यमिक और कोशिकीय। तीन प्रकार के हमने भ्रूण कोश पढ़े थे। अब भ्रूण कोश जो होते हैं ना, भ्रूण कोश के आधार पे बीजों को दो भागों में बांटा है। ध्यान से सुन लेना, भ्रूण कोश के आधार पे बीजों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, एक तो होते हैं एल्बुमिनस या इनको बोलते हैं भ्रूणपोषी, और दूसरे होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, या इनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और इनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। ठीक, तो इनको बोलेंगे हिंदी में अभ्रूणपोषी। देखना कि बीज जो होते हैं ना, बीज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं भ्रूणपोषी और एक होते हैं अभ्रूणपोषी। ठीक है, भ्रूणपोष के आधार पे बीज दो प्रकार के हो गए, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। नाम से मालूम चल रहा है, भ्रूणपोषी का मतलब जिन बीजों में भ्रूणपोष बकाया रहता है, जिनमें भ्रूणपोष क्या रहेगा, शेष रहता है, वो बीज कौन से होते हैं, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक, दूसरा, जिन बीजों में भ्रूणपोष का सारे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, जिनमें भ्रूणपोष शेष रहता ही नहीं है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी की केवल परिभाषा आती है, इतना ज़्यादा डीपली इसके अंदर कभी नहीं आता, और ना ही यहाँ पे 12th लेवल पे, ना ही आगे के लेवल पे। बस ये ध्यान रखना कि भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं ना, इनको हम अंकुरित कर सकते हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भ्रूण के विकास के लिए इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पोषण रहता है बकाया। और नॉन एंडोस्पर्मिक या भ्रूणपोषी, इनको हम अंकुरित नहीं कर सकते। तो दोनों को ध्यान रखना, ये नाम बहुत सिंपल है, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज।
अब देखो इसके बाद में आता है, ये हमारे यहाँ तक निषेचन पूर्व की घटना है, निषेचन की घटना और निषेचन पश्च की घटना ये हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग कि पुष्प जो होता है ना, पुष्प के अंदर निषेचन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं। भाई अब तक हम लोग जो यहाँ पढ़ते हुए आ रहे हैं वो पुष्पी पादप, बार बार शब्द आ रहा था पुष्पी पादप। पुष्पी पादप का मतलब जिनमें पुष्प खिलते हों, और सीधी सी बात है लैंगिक जनन की जो घटना होगी वो किसके अंदर होगी, पुष्प के अंदर होगी। तो पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनको ध्यान से सुनते हुए चलना। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, बहुत सिंपल हैं और आपकी पीडीएफ में लिखे भी हुए हैं, बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं, अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं। पहला कि पुष्प के अंदर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला देखो पुष्प के अंदर आपको बोल के ही बता दें कि दल, सबसे पहले क्या होता है, दल और बाह्य दल। दल और बाह्य दल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या जड़ जाते हैं। इसके बाद में पुमंग, पुमंग भी क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, जड़ गए। इसके बाद में वर्तिका और वर्तिकाग्र ये भी क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, अब क्या रह गए इसमें, अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाता है। अंडाशय ध्यान करो, पिछले चैप्टर में बताया था सत्य और आवासी फल। तो अंडाशय से यदि फल का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सत्य फल के नाम से जानते हैं। अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति ये किस में बदलेगी, फल भित्ति में बदल जाती है। ठीक है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाएगी। अच्छा, अंडाशय के अंदर क्या होंगे, बीजांड। बीजांड किस में बदल जाएंगे, बीज में बदल जाते हैं। तो ये तो हो गए किसके अंदर, पुष्प के अंदर परिवर्तन। ठीक है, अच्छा दल बाह्य दल जड़ भी जाते हैं और किसी किसी के अंदर ये चिर स्थायी भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। फल निर्माण के बाद भी लगे रहते हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बैंगन है इसका। दूसरा देख रहे हैं हम लोग बीजांड के अंदर। देखो बीजांड के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं बीजांड के अंदर। तो बीजांड के अंदर सबसे पहला परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं कि बीजांड के आवरण जो होते हैं, अध्यावरण, ये अध्यावरण किस में बदल जाते हैं, बीज आवरण में बदल जाते हैं। अध्यावरण बीज के आवरण में बदल जाएंगे। अब बीज के आवरण दो प्रकार के होते हैं, यदि बाह्य अध्यावरण है तो वो बीज का बाह्य आवरण बनाएगा जिसको हम टेस्टा बोलेंगे, और यदि अंतः अध्यावरण है तो वो बीज के अंतः आवरण का निर्माण करेगा जिसको हम टैगमैन के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार के बीज पे दो प्रकार के आवरण होते हैं, टेस्टा और दूसरा टैगमैन। ठीक है, अगला इसके बाद में अध्यावरण हो गए, इसके बाद में आता है निभाग। निभाग, इसके अलावा बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार। ठीक है, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अच्छा इसके बाद में क्या होता है, बीजांड, क्या नाम होता है इसका, बीजांड काय। बीजांड काय ये भी किस में आ जाता है, बीज में बदल जाता है। और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश किस में बदल जाता है, भ्रूण पोष में बदल जाएगा। ये बीजांड के अंदर हो गए। अब यदि आपसे ये पूछे तीसरा कि बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश में परिवर्तन कौन कौन से होंगे, निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, तो देखो आगे, देखो भ्रूण कोश जो होता है, कोश ये किसमें बदल जाता है, भ्रूण पोष में, सबको पता है भ्रूण पोष में बदल गया।
इसके अंदर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी। सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं भी क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी। एक अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और एक होती है द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक कोशिका से प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, ये कोशिकाएं होती हैं, सॉरी ये परिवर्तन होते हैं इसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि आपको यदि ये आ जाए पुष्प के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वो 1 नंबर में आए आपके लिए, तो इनको लिख के आना। और यदि 2 या 3 नंबर में पूछे तो आप इनको लिख देना अलग अलग। सभी इसमें आपकी पीडीएफ के अंदर, नोट्स के अंदर सभी एक एक चीज वहां क्लियर लिखी हुई है। एक परिभ्रूण पोष और लिखा है, इसके बीजांड के अंदर दे रखा होगा वह परिभ्रूण पोष। जैसे काली मिर्च, कुमुदनी, इसके अंदर परिभ्रूण पोष का भी निर्माण होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आता है कि पुष्पीय पादप जो होते हैं ना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, ध्यान रखना कई बार बताया है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है बीज। एक बार टाइम देख लें, है अभी टाइम। ठीक है, तो बीज जो होता है ना, सबसे पहली चीज बीज का निर्माण कैसे होता है ये देखना है हमें। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद है उसका नाम होता है बीज। और बीज का निर्माण कैसे होता है सबसे पहले वो देखो, और उसके बाद में बीज प्रसुप्ति और बीज जागृति ये क्या होती हैं। अगला है बीज निर्माण। देखो, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो बीज होता है। बीज का निर्माण जो होता है वो किससे होगा? बीजांड से होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होगा, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होगा। अब बीज का जब निर्माण होता है ना, तो इसी बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण उपस्थित होता है। इसी बीज के अंदर भ्रूण होगा, और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूणपोष भी पाया जाता है। ठीक है, और भ्रूणपोष के आधार पे अभी आपको बताए थे बीज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भ्रूणपोषी और दूसरे होते हैं अभ्रूणपोषी। इनकी पहचान कैसे करेंगे कि भ्रूणपोषी कौन सा है, अभ्रूणपोषी कौन सा है? तो जिन बीजों के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता हो तो वो बीज अंकुरित होंगे, और जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता हो, भ्रूण जो होता है ना वो संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है, संपूर्ण भ्रूणपोष का, तो ऐसे अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बीज निर्माण वाली बात। अब बीज निर्माण के बाद में क्या होता है, एक चीज आप लोग देखना ध्यान से, जो बच्चे गांव से हैं या जिन्होंने खेतों पे कभी देखा हो काम करते हुए, या जिनके फसल आती हो घर में, तो वो एक चीज ध्यान करके देखना, हमारे यहाँ पे मुख्य फसलें जो होती हैं वो होती है गेहूं और सरसों, मुख्य फसलें जो हैं। ठीक है, हमारा जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, वह गेहूं और सरसों हमारी मुख्य फसलें होती है। और गेहूं और सरसों की फसल जो होती है इसको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोएंगे इसको, और इसको फरवरी मार्च या अप्रैल तक हम लोग इसको काट लेते हैं। चलो मार्च अप्रैल कर ले हैं यहाँ। ठीक है, मार्च अप्रैल तक इसे काट के हम लोग फ्री हो जाते हैं। जो बच्चे गांव से हैं ना उनको तो अच्छी तरह पता होगा ये। अब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च अप्रैल के बाद में क्या इन गेहूं सरसों की फसल को हम मई के महीने में वापस बो देंगे या नहीं बोएंगे?
नहीं बोएंगे मई जून के महीने में, अर्थात गर्मी का जो मौसम होता है, इस गर्मी के मौसम में इन फसलों को हम नहीं बोएंगे। और चलो खेतों में पानी डाल के, और खेतों में पानी डाल के इन गेहूं सरसों के बीजों को हम डाल भी दें खेतों के अंदर, तो क्या इन बीजों का अंकुरण होगा? बीज ये उगेंगे, इनसे पौधे निकलेंगे, पौधे बड़े होंगे इनसे, तो इनका अंकुरण जो होगा ना वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए क्या नहीं मिलेंगी? अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं। बीजों को अंकुरित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये फसल किस समय की है? ये फसल जो है ना वो रबी की फसल होती है या सर्दी के मौसम में होने वाली फसल होती है। रबी, जायद, खरीफ, ये 3 फसल आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होंगी किसी ना किसी क्लास में। सर्दियों में हो वो रबी की फसल, जो अप्रैल मई जून के महीने में होती हैं वो जायद की फसल, और जो बारिश के मौसम में होती हैं ज्वार बाजरा, वो जायद उसकी खरीफ की फसल होती है। तो ये रबी की फसल है, सर्दियों में होती है। तो सर्दी के बाद में जो गर्मी का मौसम आएगा, इस गर्मी के मौसम में ये गर्मी का मौसम इन फसलों के लिए कैसा होता है? प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। देखो अनुकूल और प्रतिकूल में क्या मतलब होता है कि सुनो ध्यान से, रात्रि का समय होता है, ठीक है, रात्रि का समय होता है, तब क्या होगा? अंधेरा होगा, चारों ओर अंधेरा होगा। तो वो समय जो होता है ना हमारे लिए क्या होगा? प्रतिकूल समय होगा। या फिर गर्मी के दिनों में दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है और कोई काम हमको है नहीं, तो आपने देखा है कि घर वाले उस दोपहर के समय में आपको खेलने के लिए जाने देंगे या बाहर घूमने देंगे? बहुत ही कम, या ऐसे चांस मिलेंगे आपके लिए जो आप घर से बाहर निकलोगे उस धूप में, क्योंकि वो समय क्या है? प्रतिकूल समय है। और बहुत तेज क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है। ध्यान से सुनना, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और उस गर्मी में अचानक से क्या आ जाए? मान के चलना आधे घंटे के लिए बारिश आ जाए। 5-10 दिन से काफ़ी तेज गर्मी पड़ रही है और उसमें क्या आ जाए? बारिश आ जाए। तो बारिश में आप लोग ऑटोमेटिकली जहाँ भी होंगे ना, आपका उस बारिश में भीगने का मन करेगा, या फिर आप लोग उस बारिश में भीगेंगे, क्योंकि वो गर्मी वाली जो परिस्थिति थी वो आपके लिए प्रतिकूल थी, और इस बारिश में आप क्या हो गए? अनुकूल हो गए। ठीक है, मौसम आपके क्या हो गया? अनुकूल हो गया। बारिश के मौसम में देखा भी होगा चारों ओर क्या होती है? हरियाली हो जाती है, क्योंकि वो समय कैसा होता है? उनके अनुकूल होता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो आप जानते ही हैं। तो ये जो गर्मी का समय है ना वो इनके लिए क्या होता है? प्रतिकूल होता है। और प्रतिकूल समय में क्या होता है? जैसे ये बीज है और बीज के अंदर ये भ्रूण है, तो ये भ्रूण जो होता है ना ये क्या करता है? निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय, अर्थात निष्क्रिय होने का मतलब है ये बीज अंकुरित नहीं होता है, अंकुरित नहीं होगा। तो ये जो अवस्था होती है ना वो कहलाती है बीज प्रसुप्ति की अवस्था, या सीड डोरमेंसी कहलाती है। बीज प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति कहलाती है। ठीक है, मतलब बीज का सो जाना। जैसे रात्रि के समय जब हमें कोई काम नहीं होगा, थक जाएंगे, तो वो क्या होगा? रात्रि का समय हमारे लिए घूमने फिरने के लिए प्रतिकूल समय है, तो उस समय हम क्या करते हैं? सोने का काम करेंगे रात्रि में। दिन निकला तो उस समय हम अपने काम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो समय हमारे अनुकूल हो गया। तो निष्क्रिय समय, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो बीज जो होते हैं ना, बीज के अंदर भ्रूण जो होता है वो कैसी अवस्था में चला जाता है? सुप्त अवस्था में, या कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बीज प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं। नाम से ही मालूम चल रहा है, बीज प्रसुप्ति मतलब बीज का सो जाना। ठीक, अब क्या होगा? हम लोग जब रात्रि को सोते हैं तो क्या हमेशा के लिए सोएंगे? हमेशा के लिए सो गए तो इसका मतलब हम लोग खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो सुबह होने पे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे आलसी होते हैं जो रात्रि को ज़्यादा देर तक जगेंगे और सुबह लेट तक जगते हैं। तो उनके लिए क्या है? यदि उनके चेहरे पे, सोते हुए व्यक्ति के चेहरे पे आप थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी का छिड़काव कर दो उसके चेहरे पे, तो वो क्या होगा? एकदम से खिल जाएगा। सोती हुई अवस्था से वो कैसे आएगा? एकदम हड़बड़ा के जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे ही इन बीजों को जब
प्रतिकूल से अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। और अनुकूल परिस्थितियां कब आती हैं? बारिश के बाद में आती है ना इनके लिए। जब तापमान कैसा होगा? कम होगा, मृदा के अंदर या खेतों में नमी जो होगी वो ज़्यादा होगी, वो इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये निष्क्रिय से कैसे आ जाते हैं? जागृत या सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, और सक्रिय अवस्था में आएंगे तो ये क्या होने लगते हैं? अंकुरित होने लगते हैं। ठीक, अंकुरित होंगे। यही क्या कहलाती है? बीज की जागृत अवस्था कहलाती है। बीज की जागृत अवस्था, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां आने पर बीज का अंकुरित होना, यही क्या कहलाता है? बीज की जागृत अवस्था कहलाता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपके एक दिन का और रह गया है, एक दिन का चैप्टर है। उसके बाद में आपके इसमें से आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ना। और फिर कह रहा हूँ आपसे, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री आपके समझ में नहीं आई हो तो आप स्कूल के नंबर पे कमेंट्स कर देना, या फिर मेरे नंबर यदि आपके पास में है, जो आपको टेस्ट में भी बताया था, उस पर आप लोग बता देना, उनको फिर से समझा देंगे। पूछने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितनी बार आप समझोगे या सीधी सी बात है पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। समझाने में हमें कोई परेशानी नहीं, तो आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनको देखना, समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो बता देना। धन्यवाद।